Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 15th of February 2021, Monday. Inspiration of the day is, if you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes a sacrifice. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. IBC set to resume relief for key stress sectors. If you remember, we have discussed number of time that because of COVID-19 pandemic, central government has suspended the insolvency and bankruptcy code, that is IBC, in order to support the cash or liquidity crunched companies. कोविड-19 के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा सेक्टर इम्पैक्ट हुए थे, जिसकी वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था और बिजनेस इम्पैक्ट होने की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसी बहुत सी नेसेंट फर्म्स थी, स्टार्टअप्स थी, जो बेसिकली उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बिजनेस नहीं कर पाई या जो उनकी लायबिलिटीज़ थी, जो उन्होंने लोन लिए थे, उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ और ओनिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस इकोनॉमिक रिसेशन, जिसकी वजह से उन सारी कंपनीज के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत प्रोसीडिंग्स ना स्टार्ट हो, इसलिए गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए दिसंबर तक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर दिया था. बट नाउ, एज वी ऑल नो, vaccination drive has been started and economy is getting recovered with the slow pace. So central government is now contemplating lifting the blanket suspension of IBC code so that all the stress assets can be actually go for resolution. तो जो पेंडिंग केसेस थे और ऐसी कंपनीज जो कि कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस में नहीं आई थी, उससे पहले भी स्ट्रेस में थी, उन सब का फिर रेजोल्यूशन किया जा सके. तो नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मूविंग ओवर टू लिफ्ट द ब्लैंकेट बैन ऑन IBC. तो मार्च 24 तक जो प्रोसीडिंग थी, फ्रेश प्रोसीडिंग्स थी, दिसंबर के बाद उनको एक्सटेंड करके मार्च 24 तक भी एक्सटेंड कर दिया था. मार्च 24 के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि वर्स्ट अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उनको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी अदर सेक्टर्स हैं वहाँ पर IBC जो सस्पेंड हुआ था, उस IBC सस्पेंशन को लिफ्ट कर लिया जाएगा. तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है. अभी गवर्नमेंट दो ऑप्शंस को कंसीडर कर रही है. पहला ऑप्शन कि सबसे पहला ऑप्शन IBC का जो सस्पेंशन है उसको लिफ्ट कर लिया जाए या रिमूव कर लिया जाए, और जितने भी फ्रेश प्रोसीडिंग्स हैं, बेसिकली ऐसे केसेस जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद भी रिवाइव नहीं हो सके, अब उसने जो उनकी क्रेडिटर्स की कमेटी है, जो उसके डेटर्स हैं, दे ऑल वांट्स दैट पर्टिकुलर कंपनी टू गो फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स. तो उन फ्रेश केसेस को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि अभी जितना भी डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग देयर इज अ राइज इन द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस ऑफ डिफॉल्ट्स फॉर दिस करंट फिस्कल ईयर. तो पहला तो ऑप्शन ये है कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का जो ब्लैंकेट सस्पेंशन है उसको रिमूव कर दिया जाए, जितने भी पेंडिंग फ्रेश केसेस हैं जो एक्चुअल में डिफॉल्ट हो चुके हैं उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए. दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसे सेक्टर जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, या हम ये कह सकें कि वो कोविड-19 से पहले अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, कोविड-19 के ड्यूरेशन में वो सेक्टर वर्स्ट अफेक्ट हुए हैं. हम सभी को पता है देयर आर 6 to 7 सेक्टर्स दैट आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय कोविड-19 इंड्यूस्ड पैंडेमिक, जैसे कि हमारा टूरिज्म हो गया, एविएशन. तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस एक्सक्लूसिवली बनाए जाएं जो कि स्ट्रेस जो सेक्टर्स हैं उनसे डील कर सकें. इसका मतलब इक्विटी इंश्योर करी जाए. ऐसे कंपनीज, ऐसे स्ट्रेस एसेट्स जो कि कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस नहीं हुए, उनकी फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए. लेकिन ऐसे कंपनीज या ऐसे सेक्टर जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं और कोविड-19 की वजह से ही इम्पैक्ट हुए हैं, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएँ जिससे कि उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, रादर देन उनको इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में सबमिट किया जाए. तो फिलहाल गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से, और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इन दोनों ऑप्शंस पर डिस्कशन करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए इस वीक मीटिंग शेड्यूल करेगी. तो आगे गवर्नमेंट क्या
डिसीजन लेती है, क्या ब्लैंकेट रिमूवल होता है, या कुछ स्पेशल सेक्टर्स जो डिस्ट्रेस सेक्टर्स हैं उनको इस पर्टिकुलर रिमूवल से कुछ एग्जेम्पशन दिया जाएगा, दैट ऑल विल डिपेंड ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इस वीक जो मीटिंग शेड्यूल हुई है उस मीटिंग्स में इन दो ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा। एज पर द December 1, 2016 to September 2020, this is the IBC status report as per the Insolvency and Bankruptcy Board of India। तो कितने केस टोटल एडमिट हो चुके हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड केसेस इज 4008 अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2 के जो हैं वो 20 सितंबर 2020 तक ही एडमिट हुए हैं। 473 जो केसेस हैं दैट एक्चुअली हैज़ बिन रिव्यूड एंड सेटल्ड एज पर द September 2020 डेटा, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 291 केसेस जो हैं वो विदड्रॉन हो गए हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, and 277 cases ended in approval of resolution plan। तो अगर हम डेटा देखें तो 4000 केसेस अभी तक सबमिट हो चुके हैं, जिसमें से 1942 जो केस हैं वो सितंबर तक उनको एडमिट किया गया था, जिसमें से 1025 तक के जो केसेस हैं उनमें लिक्विडेशन के ऑर्डर आ चुके हैं। 473 तक के केस जो हैं वो रिव्यू या सेटल किए जा सके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 केसेस विदड्रॉन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। तो ये सितंबर 2020 तक का डेटा है। एंड एज पर द एक्सपर्ट, एज पर द डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस नंबर इज हाईली increased because of COVID-19 pandemic, especially for this current फिस्कल ईयर। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट को दोबारा से आईबीसी कोड को रिज्यूम कर देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो सिक यूनिट है उनको कैरी ऑन करना या उनको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पे जाने से रोकने से इकोनॉमी को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। दैट ओनली विल इंक्रीज द स्ट्रेस और द बर्डन ऑन इकोनॉमी। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, अलग अलग इंडिविजुअल्स का, वेटरन्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने मीटिंग शेड्यूल करी है। लेट्स सी व्हाट डिसीजन विल बी टेकन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। एक्सपर्ट्स अनश्योर इफ न्यू AAR विल रिजॉल्व डिस्प्यूट फास्टर। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट में प्रपोजल डाला गया था, जहां पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR, जो कि बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर। कई बार हमने न्यूज़ डिस्कस करी है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से रिलेटेड। अगर आप पिछले कई बार से हमारा न्यूज़ चैनल फॉलो करते हुए आ रहे हैं, then you must be aware about this term, that authority for advance ruling। तो आज आपका क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज दिस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड व्हाट इज इट्स मैंडेट। बेसिकली ये क्या करती है। आज की न्यूज़ में देख लेते हैं क्या है। फरवरी में जो बजट प्रेजेंट हुआ है उस बजट में AAR को रिप्लेस करने का प्रपोजल दिया गया है। नाउ AAR को किससे रिप्लेस किया जा रहा है? AAR की जगह अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जगह बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आएगा। दैट विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल ईयर, नॉट फॉर दिस फिस्कल ईयर। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को कौन रिप्लेस कर रहा है। तो दैट इज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अब क्वेश्चन उसमें कई सारे उठते हैं, व्हाई दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी हैज़ बीन रिप्लेस्ड, व्हाई दिस प्रपोजल। तो डेफिनेटली अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया जाता है, किसी भी बोर्ड को, किसी भी अथॉरिटी को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरी अथॉरिटी से, तो कोई रीजंस होते हैं। देयर इज सर्टन लैकुना दैट गवर्नमेंट वांट्स टू टारगेट, एंड व्हाट इज दैट लैकुना, व्हाट इज दैट लिमिटेशन, व्हाट इज दैट शॉर्टकमिंग, बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हैज़ बीन और इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो प्रपोज किया गया है उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो होगा बेसिकली 2 मेंबर्स होंगे इसमें, एंड ऑल 2 मेंबर्स और ऑफिसर्स विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर। और बेसिकली इस बोर्ड को प्रपोज किया गया है जिससे कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन फास्टर हो सके, इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव किया जा सके, और जो स्पेशलाइजेशन है, जो डिफरेंट ऑफिसर्स इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, दे
विल बी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एरिया, तो उनके स्पेशलाइजेशन को, उनके एक्सपर्टाइज को यूज़ किया जा सके। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो एम था इस पर्टिकुलर बोर्ड को प्रपोज करने का, दैट इज फॉर इंश्योरिंग द फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। जितने भी ए आर के अभी तक अगर हम रूलिंग्स को देखें तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है, कई सारे अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स केसेस आर पेंडिंग। और जो अभी तक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो अपना रीजंस था, अपने एक्सक्यूजेस थे, उनका कहना था कि उनके पास मैन पावर शॉर्टेज है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस ऑल दोज एप्लीकेशन फास्टर। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्स एलोकेशन से फंड्स से जिसको अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वर नॉट एबल टू यूटिलाइज, फंड पूल हो गया था, फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, एफिशिएंसी नहीं थी, स्पेशलाइजेशन नहीं था, जो भी मैन पावर या जो भी ऑफिसर्स उसमें इंक्लूडेड थे दे वर नॉट स्पेशलाइज्ड इनटू द टैक्सेशन सिस्टम और टैक्सेशन लॉ। तो इस सारे लेकुना की वजह से, रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने बोर्ड्स ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग को प्रपोज किया है और इसमें कहा है कि इसमें ऐसे ही ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि चीफ कमिश्नर की रैंक के बिलो नहीं होंगे, दे वर स्पेशलाइज्ड इनटू देयर एरिया एंड द बोर्ड विल बी directed or mandate to promote the optimum utilization of resources. Student, there is a difference between minimum, maximum and optimum utilization. Every time optimum utilization is best term which we denote for resource utilization. तो government optimum utilization of resources के लिए economy of scale को achieve करने के लिए, जिससे कि कम इनपुट कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके, जो भी स्पेशलाइजेशन है उसको एक्सपर्टाइज को यूज़ करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंटरफेस डेवलप करने के लिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को प्रपोज किया गया है। तो गवर्नमेंट का ये भी ओपिनियन है कि जो भी बोर्ड बनेगा, जो भी बोर्ड आगे फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो भी ऑफिसर्स उसमें अपॉइंट होंगे, देयर विल बी लेस इंटरेक्शन और लिमिटेड इंटरफेस बिटवीन द बोर्ड एंड द एप्लीकेंट्स। ज़्यादा एप्लीकेंट और बोर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे। देयर विल बी द interface or technological interface that will facilitate the relationship between board and the applicant. तो टेक्नोलॉजी को भी लीवरेज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाएगा। बट अब जो नया बोर्ड प्रपोज किया है उसको लेकर एक्सपर्ट्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया। कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर जितने भी इश्यूज जो एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पहले से ही इम्पोज थे या पहले से ही चल रहे थे, अगर वो इश्यूज कंटिन्यू रहते हैं बोर्ड में भी, देन this replacement will not be successful. It will be just the old wine into the new bottle. तो जो issues authority for advance ruling के साथ थे कि pendency of cases बहुत ज़्यादा थे, resource utilization optimum नहीं था, there were no specialization, man power shortage थे, अगर यही सारे issues बोर्ड के साथ भी continue रहते हैं तो गवर्नमेंट ने जो replacement किया है वो replacement कुछ भी advantage या benefit drive नहीं करेगा। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ये बोर्ड कितना एफिशिएंट होगा, कितना आगे काम करेगा, ये देखने को मिलेगा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, जो थाउजेंड्स नंबर ऑफ केसेस जो एक्चुअली पेंडिंग हैं, अगर वो पेंडेंसी ऑफ केसेस रिड्यूस होती है विद द टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है या जो अथॉरिटी को रिप्लेस किया गया है बोर्ड से, दैट इज़ अ सक्सेसफुल मूव और दैट विल बी द सक्सेसफुल मूव। बट दैट इज़ एक्चुअली फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि कई सारे जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इट इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है पीसी मूडी, उनका ये कहना है कि इट इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट। आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बॉडी को या बोल सकते हैं कमिटी को टारगेट किया, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया रादर देन इश्यूज़ को। अगर इश्यूज़ को टारगेट किया जाता तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते, क्योंकि जो बेसिकली डिपार्टमेंट या अथॉरिटी फेस करती थी प्रॉब्लम, दैट इज़ द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेकिन शॉर्टेज ऑफ लेबर के इशू को कहीं भी टारगेट नहीं किया गया है। हालांकि अभी पूरा इस पर ब्लूप्रिंट नहीं आया कि बोर्ड कैसे काम करेगा, कितनी मैन पावर होगी इसके अंदर, कौन सा टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस होगा, कितना एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस काम करेगा, इन सब पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि बोर्ड भी अथॉरिटी की तरह काम ना करे, तो जो इश्यूज़ हैं बेसिकली गवर्नमेंट को उन इश्यूज़ पर ज़्यादा काम करना चाहिए। एंड इफ वी सी द डिस्पोजेबल रेट,
disposal rate. So this is the disposal rate in terms of percentage बाय एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये हम दे सकते हैं कितने केसेस फाइल हुए, डिस्पोजल रेट क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 2017 और 18 के आसपास डिस्पोजल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, और पिछले कुछ 10 सालों से अगर हम देखें तो डिस्पोजेबल रेट इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डिकेड. और इसी लो डिस्पोजल रेट की वजह से अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया गया है बोर्ड से. तो गवर्नमेंट के अपने अलग रीजंस हैं, बट एक्सपर्ट का कहना है कि ये रिप्लेसमेंट तब तक बेनिफिट अराइज नहीं करेगा जब तक कि इश्यूज को टारगेट ना किया जाए. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 10. बिटकॉइन टचेस न्यू हाई क्लोजेस इन ऑन $50,000 mark. So Bitcoin reached a new record on Sunday, rising above $49,000 for the first time, and it is the world's largest cryptocurrency, reached about 49,344 earlier in the day and was around $49,202 as of 10:20 a.m. in London. So approximately 70% increase देखा गया in terms of value for this year only in case of Bitcoin. And why this increase? Bitcoin has been bouncing in recent months by endorsement from the likes of Mr. Paul and Mr. Stan Druckenmiller. तो कई सारे अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो जितने भी कई सारे कंट्रीज हैं या कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, they all are acknowledging the cryptocurrency. ऑल्दो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा रूल्स क्लियर नहीं हैं, या हम ये कह सकते हैं अभी इंडिया में स्टिल क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक बिटकॉइन एंड लिब्रा इज़ नॉट अ लीगल टेंडर. बट वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, दे ऑल आर ऑपरेटिंग इन बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी एंड जनरेटिंग द ह्यूज प्रॉफिट. हालांकि इसको लेकर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतनी आज की न्यूज़ है कि बिटकॉइन ने अभी तक का अपना हाईएस्ट मार्क अचीव किया है. एज पर द ब्लूम्सबर्ग रिपोर्टेड अर्लियर दैट मॉर्गन स्टैनले में बेट ऑन बिटकॉइन इन इट्स $150 बिलियन इन्वेस्टमेंट आर्म. और जिसकी कई सारी न्यूज़ ऐसी भी आई जहाँ पर इंडोर्समेंट किया गया बिटकॉइन को. कई सारे इन्वेस्टमेंट एजेंसीज ने या रिसर्च एजेंसीज ने बिटकॉइन को लेकर के इन्वेस्टमेंट की भी न्यूज़ फ्लोट करी, जिसकी वजह से, इन सब की वजह से डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का गेम है. बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है, उसका एंडोर्समेंट बढ़ रहा है, देन इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन. और हुआ भी यही, 50,000 तक के पॉइंट तक बिटकॉइन फर्स्ट टाइम वैल्यू में पहुंच गया. एंड दैट्स आफ्टर टेस्ला INC put about $1.5 billion into बिटकॉइन. तो जैसा कि हम देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनले, टेस्ला और जितने अदर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल आर इंडोर्सिंग एंड पुटिंग देयर मनी इनटू बिटकॉइन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बिटकॉइन वैल्यू इज इंक्रीजिंग. हाउएवर skeptics warn that the asset class could be a bubble. ये केवल एक शॉर्ट स्पैन के लिए जो स्केप्टिक्स हैं, जो अदर एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इट इज़ नॉट अ परमानेंट बेसिस, इट इज़ अ बबल, एक्चुअली बबल इवेंट. और हो सकता है बहुत जल्द ही, और इवन हो सकता है कल या 1-2 दिन के ही ड्यूरेशन में क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो सडनली ड्रॉप हो जाए. देन इट मे बी अ ह्यूज लॉस फॉर दोज इन्वेस्टर्स, दोज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू दिस रैली. So Tesla's recent announcement will embolden other large corporate and institutions to accept the crypto as essential currency, not just a worthy asset class. तो टेस्ला के इस मूव के बाद, टेस्ला जो अदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडोर्स किया है बिटकॉइन को, उन सब के इस मूव के बाद कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़े कंपनीज हैं, उनमें एक ये न्यूज़ जा रही है, हमें कह सकते हैं एक सेंटीमेंट्स अनाउंसमेंट जा रहा है कि नाउ क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट ओनली द वर्थ असेट क्लास करेंसी, बट you have to invest, or it's become the essential one if you really want to be with the pace of world or the financial market. इस तरह के अनाउंसमेंट के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि जो डिजिटल असेट्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा, एंड इन द लार्ज इकोसिस्टम दीज टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसीज विल फ्लो
वेरी फास्ट। तो इंडिया का क्या मूव है अभी क्लियर नहीं है, इंडिया में स्टिल डिजिटल करेंसी इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लीगल टेंडर, तो इसलिए इंडिया क्या क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेगा, क्या रेगुलेटरी नॉर्म्स होंगे, इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। 10 स्टार्टअप्स में मॉप अप एटलीस्ट $10 billion in IPO rush. So over 10 Indian startups with total valuation of $84 billion are bracing to launch the IPO in the next 36 month। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के 10 स्टार्टअप्स जो हैं वो अपना पहला पब्लिक ऑफर इनिशिएट करने जा रहे हैं आगे आने वाले 36 महीनों तक। हम ये कह सकते हैं आगे आने वाले 2 सालों तक कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं दे विल गो फॉर IPO इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स। तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बायजूस, जोमेटो, उड़ान, Delivery, Policy Bazaar, Groupers, InMobi and Nykaa, all they are actually planning कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 2-3 सालों में they will go for IPO। क्या IPO का साइज होगा, कितना फंड रेज करेंगे, that all will depend on future course of action। फिलहाल के लिए दे ऑल आर गोइंग फॉर फंड रेजिंग एक्सरसाइज। और रिसेंटली अगर आप कह दो तो इंटेंट जो प्लेयर्स हैं, मेजर यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, दे ऑल हैव रेज अप्रॉक्सीमेटली $19.2 billion। कोविड-19 के ड्यूरेशन ने कई बार डिस्कस किया था, जब बायजूस ने फंड रेज किया था, पेटीएम ने फंड रेज किया था, तो वी हैव डिस्कस, अनअकैडमी ने फंड रेज किया था, तब भी हमने उस न्यूज़ को डिस्कस किया था। तो अब ऐसा जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो 10 स्टार्टअप्स हैं ये फ्यूचर में अपने IPO पर जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। DBS to trim India branches in 2 to 3 years। So Singapore based bank, that is DBS Bank, all is planning to reduce its branch, the presence of branches in India। अप्रॉक्सीमेटली 600 ब्रांच हैं DBS बैंक की इंडिया में। तो आगे आने वाले 2 से 3 सालों तक DBS बैंक इंडिया में अपनी ब्रांच को रिड्यूस कर सकता है या करेगा इन ऑर्डर टू रैशनलाइज्ड इस ऑपरेशन। अपने ऑपरेशन को रैशनलाइज करने के लिए, कंसोलिडेशन ऑफ असेट्स को करने के लिए DBS में डिक्रीज इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। सो द बैंक गॉट ओवर 560 branch into its fold when it's merged troubled private lender bank, that is LVB। रिसेंटली अगर आपको याद है तो LVB को मर्ज कर लिया था विद इट्स इंडियन सब्सिडरी DBS बैंक इन द 4th quarter ऑफ कैलेंडर ईयर 2020। और अब इसके बाद जो ब्रांचेस का नंबर था डेफिनेटली वो इंक्रीज हो गया था, क्योंकि DBS ने जब LVB को मर्ज किया तो LVB की जितनी ब्रांचेस हैं दे ऑल टर्न अप इनटू DBS ब्रांचेस। तो अब जो DBS का दूसरा स्टेप होगा कि रैशनलाइज करना ऑपरेशंस को, जो ब्रांचेस एक्सेस में हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको क्लोज डाउन करना। तो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में हो सकता है आगे आने वाले 2 से 3 सालों में DBS की कई ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज हो जाएं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लिस्टेड रियलिटी प्लेयर्स पोस्ट बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स। तो दिसंबर में जितनी भी जो लिस्टेड रियलिटी सेक्टर्स हैं दे ऑल हैव पोस्टेड अ वेरी गुड प्रॉफिट। अब ये हम कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड एक अच्छा रिजल्ट या सेल्स के जो अच्छे नंबर्स आए हैं जितने भी लिस्टेड रियलिटी प्लेयर्स थे। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम याद करने की कोशिश करें तो रियलिटी सेक्टर या रियल स्टेट वाज वन ऑफ द सेक्टर दैट वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय पैंडेमिक। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता, और इवन पैंडेमिक से पहले भी अगर आपको याद हो तो इंडिया में रियल स्टेट जो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट ने जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इस तरह के कई सारे रियल स्टेट रेरा जैसे एक्ट लाए थे, उन सब के इनैक्टमेंट के बाद इंडिया में रियल स्टेट जो था वो थोड़ा सा डाउन हुआ था, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर पूलिंग द ब्लैक मनी, जिसकी वजह से कई सारे लॉ इनैक्ट किए थे गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू रिड्यूस द करप्शन। और उसके इम्पैक्ट की वजह से जो रियल स्टेट था वो इंडिया में थोड़ा सा डाउन हुआ था, और कोविड-19 की वजह से वो इम्पैक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। बट अब चूँकि इकॉनमी जो है वो रिकवरी की स्टेज पर है, पैंडेमिक भी अप्रॉक्सीमेटली कंट्रोलिंग स्टेज पर आ चुका है बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। तो जितने भी लिस्टेड रियलिटी प्लेयर्स थे दे ऑल हैव पोस्टेड द गुड सेल इनटू द अक्टूबर एंड दिसंबर क्वार्टर, एंड इट इज अ गुड न्यूज फॉर investors। Prestige posts the highest ever sale at rupees 2026 crore, that is up to 80% quarter on quarter and 55% year on year basis growth rate।
तो प्रेस्टीज हो गया, ब्रिगेड हो गया, शोभा हो गया, दे ऑल, गोदरेज हो गया, दे ऑल हैव posted a good profit into the October and December quarter of 2020. That is the post pandemic time, हम कह सकते हैं. If not exactly post pandemic era, then it is a post pandemic or the transition period. So it's a good news for real estate investors. So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. You can also follow me on Telegram, Twitter, ResearchGate, and on Facebook page. Please like, share, and subscribe. Thank you.